हेलो एवरीवन, वेलकम टू केनी स्टडीज। आज है 16 मई और आज के करंट अफेयर सेशन में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो टॉपिक्स हैं मर्कोसुर ग्रुप के बारे में देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे पीएम मित्रा पार्क के बारे में, यूएन हैबिटेट के बारे में देखेंगे। ओमान जो कंट्री है ये काफी न्यूज में रही है, इसके बारे में देखेंगे। देन हम देखेंगे S&P ग्लोबल एंड क्रिसिल के बारे में, क्योंकि हाल ही में इन्होंने अपना अनुमान बताया है कि इंडिया का जो ग्रोथ रेट है वो फाइनेंशियल ईयर 2027 में कितना रहेगा। इसके बाद हम देखेंगे साबरमती रिवर के बारे में और लास्ट में हम देखेंगे इथेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर सेशन। ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मर्कोसुर ग्रुप। सो यहाँ पर मर्कोसुर ग्रुप से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, it was formed by the Treaty of Asuncion, and second, it is a South American regional economic organization। और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है। आपको बताना है मर्कोसुर ग्रुप से संबंधित यहां पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो यहाँ पर ये दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, आप देख सकते हैं। सो रिसेंटली यूरोपियन यूनियन मर्कोसुर ट्रेड अग्रीमेंट enforced amid farmers' fears of unfair competition. So the Southern Command Market is a South American regional economic organization और इसको क्रिएट किया गया था 1991 में by signing the Treaty of Asuncion। साथ ही ये जो ग्रुप है मर्कोसुर, इसका ऑब्जेक्टिव है फ्री ट्रेड ऑफ गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल एंड पीपल, एंड इट बिकेम अ कस्टम्स यूनियन इन जनवरी 1995। इसकी मेंबर कंट्रीज की बात करें तो इट ओरिजिनली कंप्राइज्ड अर्जेंटीना, ब्राजील, पराग्वे एंड उरुग्वे एज इट्स मेंबर्स। Then Bolivia and Venezuela joined it later, and Venezuela has been suspended since December 1st, 2016। और आप ध्यान रखेंगे मर्कोसुर का जो हेडक्वार्टर है वो है मॉन्टेविडियो, उरुग्वे में। इस ग्रुप की ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो इसकी जो ऑफिशियल वर्किंग लैंग्वेज है वो है स्पेनिश और पोर्तुगीज। इंडिया के इंडिया और मर्कोसुर की अगर हम बात करें तो इंडिया एंड मर्कोसुर साइंड अ प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट इन 2004। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पीएम मित्रा पार्क। सो यहाँ पर पीएम मित्रा पार्क से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज अ मेगा टेक्सटाइल हब दैट ब्रिंग्स एवरी स्टेप ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्शन इनटू वन सिंगल प्लेस। एंड सेकंड, इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। आपको बताना है कि पीएम मित्रा पार्क से संबंधित यहां पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो यहाँ पर ये दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, आप ध्यान रखेंगे। ये जो पीएम मित्रा पार्क इनिशिएटिव है ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स का, आप देख सकते हैं। सो रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड पीएम मित्रा पार्क एट वारंगल, तेलंगाना। और यहाँ पर जो पीएम मित्रा ये टर्म है इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल। सो ये एक मेगा टेक्सटाइल हब है दैट ब्रिंग्स एवरी स्टेप ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्शन लाइक स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग, प्रिंटिंग एंड गारमेंट मेकिंग इनटू अ सिंगल प्लेस।
So Mitra parks can be either greenfield or brownfield, and the 7 approved PM Mitra parks are being set up in Tamil Nadu, Telangana, Gujarat, Karnataka, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Maharashtra. और आप ध्यान रखेंगे, ये जो पीएम मित्रा इनिशिएटिव है, इसकी नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग यूएन हैबिटेट। सो यहाँ पर जो यूएन हैबिटेट है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट एंड एडिक्वेट शेल्टर फॉर ऑल। एंड सेकेंड, its headquarters is located in Vienna। और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है। आपको बताना है यूएन हैबिटेट से संबंधित यहाँ पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो यहाँ पर आपका फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि यूएन हैबिटेट का जो हेडक्वार्टर है वो स्थित है नैरोबी केन्या में, ना कि वियना में। आप यहाँ डिटेल में देख सकते हैं। So recently, UN Habitat launched the Catalogue of Solutions 2026 to 2029, and it is also commonly known as UN Habitat, is the UN agency responsible for promoting sustainable urban development and adequate shelter for all. So ये जो UN Habitat है इसको स्टैब्लिश किया गया था 1977 में आफ्टर द हैबिटेट फर्स्ट कॉन्फ्रेंस 1976. So its mandate is derived from several UN General Assembly's resolutions and from the Habitat Agenda adopted during Habitat Second 1996. अगर हम इसके पर्पस की बात करें तो इट्स सेंट्रल मिशन इज टू प्रमोट सोशली एंड इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल टाउन्स एंड सिटीज। और आप ध्यान रखेंगे यूएन हैबिटेट का जो मुख्यालय है वो है नैरोबी केन्या में। So UN Habitat Assembly is composed of all 193 United Nations member states, and it convenes once every 4 years in Nairobi. So it sets global priorities and approves the strategic plan. It consists of 36 member states elected by the Assembly, and it meets 3 times a year to oversee implementation of the policies. तो आप ध्यान रखेंगे हाल ही में न्यूज में रहा ये जो यूएन हैबिटेट है इसको स्टैब्लिश किया गया 1977 में और इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी केन्या में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विद रेफरेंस टू ओमान कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सो यहाँ पर ओमान देश से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज लोकेटेड इन द अरेबियन पेनिनसुला ऑफ वेस्टर्न एशिया। एंड सेकेंड, इट इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री। और थर्ड स्टेटमेंट है, इट शेयर्स इट्स बॉर्डर विद द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड सऊदी अरब। और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है। आपको बताना है ओमान से संबंधित यहां पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो यहाँ पर केवल 2 ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं और वो स्टेटमेंट्स हैं फर्स्ट और थर्ड। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है क्योंकि ओमान लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है।
आप देख सकते हैं यहाँ डिटेल में। So Oman's strategically located Sohar and Salah Indian Ocean ports are facilitating vital food exports from India to six GCC nations. So Oman is located in the Arabian Peninsula of Western Asia, and it shares a northwestern border with the United Arab Emirates, a western border with Saudi Arab and Yemen. Also, it shares coastline border with the Arabian Sea in the south and east along with the Gulf of Oman in the northeast. So, it is strategically situated at the mouth of the Persian Gulf in the southeastern part of the Arabian Peninsula. साथ ही अगर हम यहाँ की क्लाइमेट की बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ ड्राई डिजर्ट, हॉट ह्यूमिड अलोंग कोस्ट and hot dry interior, strong southwest summer monsoon in far south. माउंट सैम्स जो है वो इस कंट्री का हाईएस्ट पॉइंट है, जो कि है 9,777 feet. The port of Salalah is the largest port in Oman and the Rab al Khali desert shared with Saudi Arab and Yemen. So यहाँ पर ओमान में जो डेजर्ट है उसका नाम है रब अल खाली. इसके साथ ही अगर हम गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की बात करें तो ये एक रीजनल इंटरगवर्नमेंटल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है, जिसमें जो कंट्रीज हैं वो हैं बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स. और इस काउंसिल का जो मेन हेडक्वार्टर है वो स्थित है रियाद में, जो कि कैपिटल है सऊदी अरब की. सो ये जो जीसीसी का चार्टर है उसको साइन किया गया 25 मई 1981 को. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. According to the India Forward report by S&P Global and CRISIL, to what percent is India's GDP growth projected to moderate in financial year 27? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है S&P ग्लोबल और क्रिसिल की इंडिया फॉरवर्ड रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2027 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर में कितने प्रतिशत की गिरावट का अनुमान है. आपके ऑप्शंस हैं 7.6%, 7.1%, 6.6% या फिर 7.3%. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी. सो ये है 6.6%. आप देख सकते हैं. So according to the India Forward report by S&P Global and CRISIL, India's GDP growth is expected to slow down to 6.6% in financial year 27 from the previously recorded 7.6% expansion. So the downgrade is primarily due to persistent energy disruptions triggered by the West Asia conflict affecting trade, inflation, and financial conditions. So the latest assessment places the growth below the 7.1% estimate made at the start of the year, while the annual GDP growth between 2023 and 2026 was stated to be 7.3%. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Sabarmati river that was recently seen in the news flows through which states? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में खबरों में छाई जो साबरमती नदी है वो इनमें से किन राज्यों से होकर के बहती है. आपके ऑप्शंस हैं राजस्थान एंड गुजरात, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड हरियाणा या फिर बिहार एंड झारखंड.
और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो साबरमती रिवर जिन राज्यों से होकर के गुजरती है वो है राजस्थान और गुजरात। आप देख सकते हैं Sabarmati River recently remained dry in parts of Ahmedabad after water flow was halted at the Pasna barrage for gate repair works. So ये जो रिवर है ये एक मानसून फेड वेस्ट फ्लोइंग रिवर है ओरिजिनेटिंग फ्रॉम दिवर लेक इन द अरावली रेंज ऑफ राजस्थान's उदयपुर डिस्ट्रिक्ट। The river flows southwest through Rajasthan and Gujarat before draining into the Gulf of Khambat in the Arabian Sea. And it is 371 kilometers long and bisects Ahmedabad into eastern and western halves. So the basin is bounded by the Aravalli Hills, Run of Kutch and Gulf of Khambat with agriculture dominating land use. So the major part of the basin is covered with the agriculture accounting for 74.68% of the total area. और साबरमती के नदी के किनारे जो शहर हैं वो है अहमदाबाद और गांधीनगर। साबरमती रिवर की जो मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं अगर हम उनकी बात करें तो वो है वाकाल रिवर, हारनव रिवर, हथमती रिवर एंड मधुमती रिवर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। With reference to ethanol blending in India, consider the following statements. So यहाँ पर ये जो भारत में एथेनॉल का मिश्रण हो रहा है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है एथेनॉल ब्लेंडिंग हेल्प्स इन रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन इंपोर्टेड क्रूड ऑयल एंड लोअरिंग कार्बन इमिशंस। सेकेंड स्टेटमेंट है second generation ethanol is mainly produced from the sugarcane juice and food grains. And third, large scale production of ethanol from sugarcane may intensify groundwater stress in some regions of India. और इस क्वेश्चन में आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है। आपको बताना है कि भारत में ये जो एथेनॉल ब्लेंडिंग हो रहा है उससे संबंधित यहाँ पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो यहाँ पर केवल दो ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं और वो स्टेटमेंट्स हैं फर्स्ट और थर्ड, जबकि सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है क्योंकि जो एथेनॉल प्रोड्यूस किया जाता है सुगर केन जूस और फूड ग्रेन से वो सेकंड जनरेशन का एथेनॉल नहीं होता, वो फर्स्ट जनरेशन एथेनॉल होता है। बाकी आप यहाँ डिटेल में देख सकते हैं। So ethanol blending in petrol is aimed at reducing fossil fuel imports and improving cleaner fuel uses. So it contributes to lower vehicular carbon emissions compared to conventional petrol, and India has already achieved the ethanol 20 target ahead of schedule. Second generation ethanol की बात करें तो it is produced mainly from agricultural residues, crop stubble and non-food biomass such as rice straw and bagasse. So ethanol made from sugarcane juice and food grains falls under the first generation biofuels. Sugarcane cultivation is highly water intensive and expansion of ethanol production based on increased sugarcane can pressure on groundwater resources, specifically in states such as Maharashtra, Karnataka, and Uttar Pradesh, where water stress is already a concern. So the issue highlights the balance required security between energy, environmental sustainability, and food security while expanding biofuel programs in India. सो इथेनॉल की बात करें तो इसको इथाइल अल्कोहल भी कहा जाता है और ये एक तरीके का बायोफ्यूल है नेचुरली प्रोड्यूस्ड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ द सुगर्स
by yeast or by a petrochemical processes. सो इथेनॉल को क्लासिफाई किया गया है फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन में बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ फीड स्टॉक यूज्ड एंड द प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।